Say K, say G, say M, say U, K G M U K G M U। लखनऊ की है धड़कन, लखनऊ की है धड़कन, हर एक दिल में गूंजे रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई एवं बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं प्रतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम देश की शान हमारा किसान में। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और हर बार की तरह एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हूं आपके बीच। आज का हमारा खास विषय है दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता पे प्रभाव। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। आप कृषि वैज्ञानिक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रतिमा। सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम से जुड़े जो किसान भाई हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कार्यक्रम KGMU गूंज कार्यक्रम सुन रहे हैं जी। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता पे क्या प्रभाव है, इसको हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे और किसानों के हित के बारे में बात करेंगे। जी सर, आज का हमारा टॉपिक है दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता पे प्रभाव। देखा जाए तो हमारी जो थाली होती है उसमें एक दालों का विशेष स्थान होता है और कहा जाता है कि अगर हमारी थाली में अगर दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है, तो संपूर्ण आहार मिलना संभव नहीं है। इसीलिए हमारी थाली में हर चीज का अपना महत्व है और दालों का विशेष तौर पर खास महत्व माना जाता है जो कि प्रोटीन की स्रोत होती है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि दलहनी फसलें क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दलहनी फसलें जो है लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनके सूखे बीज को हम दाल कहते हैं और वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो ये फैबेसी फैमिली का फैबेसी फैमिली से संबंध रखता है। भारत जो है दलहनी फसलों के मामले में, पैदावार करने के मामले में और उनका कंजप्शन करने के मामले में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है। विश्व भर में दाल की 100 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। दलहनी फसलों की खेती हम मुख्य रूप से मनुष्यों के या हम लोगों अपने उपयोग के लिए, हमारे जानवरों के उपयोग के लिए और मृदा में हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ किसान भाई मुख्य रूप से अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, चना, मटर, राजमा, मसूर और भी विभिन्न तरीके की दालों का खेती करते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं दाल हमारे लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है, तो इसलिए दाल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसान भाइयों बहनों, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई प्रश्न आते हैं जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आपको हमें बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो प्रश्न लिख कर मैसेज करना होगा। नंबर है हमारा 8887019138। नंबर फिर से सुन लीजिए 8887019138। फिलहाल चर्चा को हम बढ़ाते हैं आगे और सर अब जानना चाहेंगे आपसे कि दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता में क्या योगदान है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर एक लाइन में बात करें तो दलहनी फसलें जो होती हैं वो मृदा उर्वरता की आर्किटेक्ट होती है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग घर बनवाते हैं तो किसी आर्किटेक्चर से डिजाइन करवाते हैं, उसके हिसाब से अपना हम लोग घर बनवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो दलहनी फसलें हैं वो मृदा फर्टिलिटी की आर्किटेक्ट होती हैं।
विभिन्न प्रकार की दलहनी फसल किसान भाई अपने खेतों में लगाते हैं। और अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि मृदा की उर्वरता को कैसे दलहनी फसलें बढ़ाती हैं। तो मैं आपकी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताऊं कि अपने यहाँ जितनी भी दलहनी फसलें पाई जाती हैं या जितने भी दलहनी फसल किसान भाई उगाते हैं, हर दलहनी फसल जो है एक के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की एक क्षमता होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जरिए पौधा नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दलहनी फसल नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब क्वेश्चन ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और दलहनी फसलें कैसे करती हैं और इसका क्या उपयोग है हमारी मृदा की उर्वरता में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वायुमंडल जो हमारे आसपास की गैसेस हैं, बहुत तरीके की गैसेस से बना हुआ है हमारा ये वायुमंडल। हम अगर देखें तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में विभिन्न तरीके की गैसें पाई जाती हैं। अब 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन अगर हमारे वायुमंडल में उपस्थित है तो हमको, हमारे किसान भाई को किसी भी फसल में यूरिया डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि यूरिया तो नाइट्रोजन के स्रोत के लिए डाला जाता है। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि पौधे किसी भी न्यूट्रिएंट को उसके एक निश्चित रूप में ही ग्रहण करते हैं। उसका एक स्वरूप जो होता है, उसी स्वरूप में ही पौधे उस न्यूट्रिएंट को ग्रहण करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग अपना भोजन पका के खाते हैं, कोई कच्चा भोजन हम लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पका हुआ भोजन है वो एक स्वरूप है हमारे लिए आहार का, खाने का। इसी प्रकार पौधे के लिए भी न्यूट्रिएंट का एक रूप होता है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन किसी भी न्यूट्रिएंट को ग्रहण करते हैं। अब मैंने बताया जैसे वायुमंडल में हमारे 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस के रूप में उपलब्ध है और गैस के रूप में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को पौधे गैस के रूप में नहीं लेते हैं। तमाम तरीके की हमारी फसलें नाइट्रोजन को कई रूपों में लेती हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिकल फॉर्म में लेती हैं, लेकिन गैस के रूप में कोई भी फसल नाइट्रोजन को नहीं लेती है। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है जो कि गैस के रूप में उपलब्ध है और पौधे उस नाइट्रोजन के, जो नाइट्रोजन उस रूप में उपलब्ध है गैस के रूप में, उसको पौधे नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन का स्रोत यूरिया, नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में या तमाम FYM के रूप में किसान भाई उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो जितने भी दलहनी फसलें होती हैं उन दलहनी फसलों की जड़ों में एक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम स्पीसीज का जो बैक्टीरिया होता है, स्पेशली ये दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी भी दलहनी फसल की बुआई करते हैं, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, जो भी दलहनी फसल है, जैसे ही उसकी हम लोग बुआई करते हैं तो मृदा में उपस्थित पहले से ही जो राइजोबियम स्पीसीज होती है, या अगर हम सीड ट्रीटमेंट के थ्रू हम इस राइजोबियम के इनोकुलेंट को मृदा में मिलाते हैं, तो जैसे ही पौधे की का जमाव शुरू होता है, जर्मिनेशन जैसे ही आता है, शुरुआत से ही जो है उसके जड़ों के जो रूट हेयर्स होते हैं उस पे आकर के ये राइजोबियम बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और ये राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे की जो जड़ें हैं, उनके जो रूट्स हेयर हैं, उनके रूट्स हेयर को भेद करके, पेनिट्रेट करके पौधे की जड़ों के कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं
और जब ये पौधों की जड़ की कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं तब वहां पर ये अपना कोशिका विभाजन शुरू कर देते हैं। यानी कि देसी भाषा में अगर समझें तो ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम है ये दलहनी फसलों की जड़ों में सबसे पहले प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू करता है। और जब ये अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू करता है तो पौधों की जड़ों में एक गोलनुमा उभरा हुआ संरचना बन जाता है। आप किसी भी दलहनी फसल की जड़ को उखाड़ करके देखेंगे तो उनकी जड़ों पे गोल गोल से उभरे हुए जो है आपको संरचनाएं दिखाई देंगी। और उन गोल गोल उभरे हुए जो संरचनाएं हैं उन्हीं संरचनाओं के अंदर अपना ये राइजोबियम स्पीसीज रहता है। ये राइजोबियम स्पीसीज दलहनी फसलों के साथ में म्यूचुअल रिलेशन में रहता है। म्यूचुअल रिलेशन मीन्स कि दोनों को फायदा है। दलहनी फसल बैक्टीरिया से दलहनी फसल को भी फायदा है और दलहनी फसल को बैक्टीरिया से भी फायदा है। बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर मिलता है, जगह मिलता है जी। और बैक्टीरिया का जो भोजन है कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट भी दलहनी फसलों से वो उपयोग करता है। इसके बदले में वो बैक्टीरिया राइजोबियम स्पीसीज एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित, हमारे वातावरण में जो उपस्थित नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो कि पौधे के उपयोग युक्त हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रोजन गैस के रूप में जो वायुमंडल में उपस्थित है, ये राइजोबियम स्पीसीज उस गैसियस फॉर्म में उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्स करके ऐसे रूप में बदल देता है जिस रूप में पौधे दलहनी फसलें जिस रूप में उसको अपना भोजन के आहार के रूप में लेती हैं। और जो राइजोबियम स्पीसीज होता है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो राइजोबियम स्पीसीज है ये इतनी मात्रा में जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है कि वो नाइट्रोजन उस दलहनी फसल के पूरे फसल चक्र के दौरान उपयोग में लाई जाती है। और उसके बाद भी किसान भाई कोई अगर दूसरी फसल लगाता है तो उसमें भी, उस फसल में भी किसान भाई को कम से कम नाइट्रोजन डालने की, ऊपर से कम नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता होती है। सर, दलहनी फसलें मृदा उर्वरता को किस तरह से संरक्षित रखती हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, आपने मृदा उर्वरता की बात करी। मृदा क्या है? मृदा एक नेचुरल रिसोर्स है और इसकी उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने में हम सभी को योगदान देना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि मृदा की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखें। मृदा की क्वालिटी को, सॉइल की स्वास्थ्य को, मृदा की क्वालिटी मतलब सॉइल की, हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य को, मिट्टी के स्वास्थ्य को हमें अगर अच्छा रखना है, उसके लिए हमें दलहनी फसलों का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। ठीक है। दलहनी फसलें जो है मृदा की उर्वरता को कैसे संरक्षित करती हैं, उस क्वेश्चन पे आते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि दलहनी फसलों में जो जड़ें होती हैं वो मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। मूसलाधार जड़ें, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें मूसलाधार जड़ें पाई जाती हैं। और जितनी भी जो है ये अन्न वाली फसलें होती हैं, जैसे कि आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, अन्न वाली फसलें या मक्का हो गया, इनमें जो है झकड़ा जड़ पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं जी। और टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट जो मैंने बताया अभी, मूसलाधार जड़। ठीक है। तो ये मूसलाधार जड़ क्या है? ये मूसलाधार जड़ जमीन में करीब 10 सेंटीमीटर से लेकर के 40-45 सेंटीमीटर तक जमीन के नीचे जाती हैं। कोई भी किसान भाई इस सीजन में मान लीजिए कि उसने धान या गेहूं की खेती करी, तो धान और गेहूं की खेती में जैसा मैंने बताया एडवेंटिशियस रूट होती हैं या झकड़ा जड़ें होती हैं। तो जब किसान भाई कोई भी उर्वरक का उपयोग करते हैं
तो वो उर्वरक जब तक उन जड़ों के पास में रहता है तब तक, जैसे एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट जमीन में बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे जाती हैं। झकड़ा जड़ें जो है 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे जाती हैं। तो जब भी हम किसान भाई उर्वरक का इस्तेमाल खेतों में करता है तो वो उर्वरक पानी के साथ में मिल करके धीरे धीरे जमीन के नीचे जाना शुरू करता है और उसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। लीच करते करके जमीन में नीचे जाता है। जब किसान भाई अन्न वाली फसलें उगाता है उसमें झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं और उनकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सेंटीमीटर तक ज़मीन में जाती हैं। तो उतनी गहराई तक जो भी न्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं पौधा उनको तो ले लेता है। बाकी जो न्यूट्रिएंट 10 सेंटीमीटर से नीचे चले गए हैं वो न्यूट्रिएंट उस फसल के लिए किसी भी काम का नहीं रह जाता है। इस अवस्था में अगर किसान भाई अन्न फसल को लेने के बाद दलहनी फसल उसी खेत में लगाते हैं तो जो उर्वरक या जो न्यूट्रिएंट जमीन के सब सॉइल से नीचे की तरफ चले गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को भी दलहनी फसलें ले पाएंगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स काम में नहीं आया पहली वाली फसल में वो न्यूट्रिएंट अब ये दलहनी फसलें जो है टैप रूट सिस्टम होने के वजह से नीचे से वो जो है न्यूट्रिएंट को ग्रहण कर लेंगी। मूसलाधार जड़ें जो होती हैं, मूसला जड़ें या टैप रूट सिस्टम दलहनी फसलों की वो नीचे तक अंदर तक जाती हैं तो जो न्यूट्रिएंट नीचे तक उपस्थित होता है उसको भी ये ले पाती हैं। दूसरा, चूंकि नीचे तक पेनिट्रेट करती हैं, सॉइल को पकड़ करके रखती हैं, इसकी वजह से सॉइल के इरोजन को भी प्रोटेक्ट करती हैं, सॉइल में इरोजन होने से बचाती हैं। दूसरा, पेनिट्रेशन चूंकि इनका नीचे तक है तो ऑक्सीजन का प्रवाह भी नीचे तक जड़ों तक जाता है। तो कई तरीके से ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। और एक तथ्य है जो इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल फॉर्म में जो फास्फोरस किसान भाई जो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और वो डीएपी अगर फिक्स हो गई और जो प्रेजेंट फसल है उस फसल ने उस डीएपी का ग्रहण नहीं किया तो दलहनी फसलों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो इनसॉल्युबल फास्फोरस जो कि सॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देती हैं। जितना उनको ज़रूरत होती है वो अपने उपयोग में लेती है, बाकी की आने वाली फसल के रूप के लिए उपलब्ध रहती है। जी, तो सुना आपने कि कितना ज़रूरी है अपने खेतों की मृदा का ध्यान रखना और मृदा का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी खेतों में दलहनी फसलों को लगाएं। तो बहुत सारी बातें हैं। आज टॉपिक है हमारा दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता पे प्रभाव और इस टॉपिक पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं केजीएम गूंज। कार्यक्रम चल रहा है देश की शान हमारा किसान। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडोरामा लाया है किसान भाई एवं बहनों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। जी हाँ, जहाँ बात होगी किसानों से जुड़ी हुई, जवाब देंगे कुछ खास विशेषज्ञ। तो सुनना ना भूलें, हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार शाम 5 से 6 कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान में। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। आप कृषि वैज्ञानिक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में और आज का हमारा विषय है दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता पे प्रभाव। ब्रेक पे जाने से पहले हमने तमाम सारी बातें की आज इस विषय पर और सर अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि दलहनी फसलों का फसल चक्र में क्या योगदान है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन प्रतिमा। फसल चक्र जिसको अंग्रेजी में क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। किसान भाइयों को एक ही फसल अपने एक ही खेत में बार बार नहीं लगानी चाहिए, फसल को रोटेट करना चाहिए। जैसे आपने आज एक खेत में धान की बुआई करी, फिर उसमें गेहूं की बुआई करी, तो अगले साल उसमें आपको जरूर दलहनी फसल लगानी चाहिए या कोई और सब्जी की फसल या कोई और
जो वार्षिक फसल है गन्ने की खेती अगर आप करते हैं तो मतलब कुल मिलाने का कहने का मतलब ये है कि एक ही फसल को आपको बार बार एक ही खेत में रिपीट नहीं करना चाहिए। इसके ये फायदे हैं, जैसे शुरू में हम लोगों की बात हो रही थी कि जो अन्न वाली फसलें हैं धान और गेहूं मक्का, इनकी जड़ें बहुत नीचे गहराई तक नहीं जाती हैं। तो जो भी हमने उर्वरक का उपयोग किया है और उर्वरक लीच करके जमीन में अंदर चला गया है, अगर हम दूसरी फसल जिसमें कि टैप रूट सिस्टम है, जैसे कि दलहनी फसलें, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनको लगाएंगे तो नीचे का जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट लीच करके नीचे चला गया है, वो भी पौधा ले पाएगा और वो भी पौधा ले पाएगा। दूसरा, दलहनी फसल, हमारी जो दलहनी फसलें हैं वो कम बजट की फसलें होती हैं। कम बजट में, कम पानी में और कम लागत में दलहनी फसलें पैदा की जा सकती हैं। दलहनी फसलें जो है, कई दलहनी फसलों का तो उपयोग ग्रीन मैन्योरिंग में भी किया जाता है। गर्मी के दिनों में मूंग उड़द को लगा करके किसान भाई उसी की जुताई उसी खेत में कर देते हैं, जिससे कि जिसको ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, हरी खाद उससे बना लेते हैं। और दलहनी फसलों पर मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव भी थोड़ा कम पड़ता है। तो कम लागत में, कम बजट में और कम पानी में और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव कम पड़ता है। दूसरा, जितना भी हमने उर्वरक का उपयोग खेत में किया है, अगर पहली जिस फसल में किया है, अन्न वाली फसल में किया, वो नहीं ले पाती है तो उससे आने वाली दूसरी फसलें भी उसको सम्मिलित मात्रा में ले पाती हैं। इसलिए हमेशा फसल को रोटेट करने चाहिए। इसी को क्रॉप चक्र बोलते हैं कि आप जिस खेत में एक फसल लगाएं, कोशिश करें कि अगले साल उस खेत में कोई अन्य प्रजाति का फसल लें। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फसल चक्र का भी ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक फसल के बाद अगली फसल हमें बदलनी है। बहुत सारी बातें आज हमने की दलहनी फसलों का मृदा की उर्वरता पे प्रभाव विषय पर। तो किसान भाइयों बहनों, अब आज के कार्यक्रम को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। उम्मीद है आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, हमारी आम जनता को बताई, हमारे किसान भाई बहनों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लें। नंबर है 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है fm@kgmcindia.edu।